नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली है धन विधेयक होता क्या है, वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक को कहाँ पर पेश किया जाता है, सबसे पहले क्या अनुमति राष्ट्रपति की लेनी होती है या फिर नहीं लेनी होती। बहुत अच्छे से कंप्लीट बात हम लोग कर चुके हैं। कहाँ पर धन विधेयक का प्रावधान देखने के लिए मिलता है, मनी बिल का प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है, सारे प्रावधानों की हम लोग कंप्लीट अच्छे से बात कर चुके हैं। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख कर आओ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए ये वाला वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान संशोधन विधेयक किस प्रकार होता है, कैसे हमारा विशेष बहुमत होता है और राज्यों का बहुमत क्या है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिनमें बदलाव करने पर संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है और कौन से आर्टिकल हैं और संविधान संशोधन विधेयक किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, उनकी हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले कहाँ पर लाया जाता है, जैसे हम लोग बात करें धन विधेयक का प्रस्ताव सबसे पहले केवल और केवल हमारा कहाँ पर लाया जाता है, लोकसभा में लेकर के आते हैं। क्या संविधान संशोधन के संबंध में, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कोई ऐसा प्रावधान है या कहीं भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो उन सभी की बात हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। क्योंकि धन विधेयक को तो केवल और केवल सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में हम लोग समझते हैं। पहले संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक होता क्या है इसके बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग बजट की प्रक्रिया क्या है अर्थ बजट का कोई प्रावधान संविधान में है या फिर नहीं है, उसको हम लोग समझ लेंगे उसको भी। संविधान संशोधन विधेयक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। संविधान में यदि कोई बदलाव करना है तो जो प्रस्ताव या बिल लाया जाता है उसको हम बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। यदि हम लोग बात करें तो संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है, संशोधन का मतलब होता है संविधान में कोई जो हमारे ऐसे प्रावधान करना और प्रावधान करने के बाद उन्हें किसी भी अनुच्छेद में जोड़ना, किसी भी भाग में जोड़ना, ये क्या कहलाते हैं, संविधान संशोधन कहलाते हैं। और उनके लिए जो भी प्रस्ताव लाए जाते हैं, जो भी बिल लाए जाते हैं, उनको बोलते हैं विधेयक। यानी संविधान में बदलाव करने के लिए जो भी विधेयक लाया जाता है, जो भी बिल लाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। जैसे हम लोग बात करें 73वां संविधान संशोधन की, तो वहाँ पर पंचायती राज का प्रावधान किया गया था। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित बात की गई थी। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित प्रावधान की बात की गई थी। ऐसे सारे के सारे जो मोस्ट हैं उनको भी मैं आपके लिए लिखवा दूंगा लास्ट में, जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको तब भी मैं आपको बता दूंगा संविधान संशोधन मोस्ट कौन से होते हैं। बट ये जो मैंने आपके लिए बताए हैं ये संविधान में संशोधन किया गया है, इनको किसी न किसी आर्टिकल में जोड़ा गया है, तो उसको कहते हैं हम लोग संविधान संशोधन विधेयक। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो संविधान संशोधन विधेयक कहाँ पर लाया जाता है, कहाँ लाने का मतलब है, लोकसभा में लाया जाता है या फिर राज्यसभा में लाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखना, संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है या फिर नहीं, तो संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात आप लोग याद रखना। उसके बाद हम लोग बात करें प्रस्ताव लाया गया, लोकसभा में भी पारित हो चुका, राज्यसभा में भी पारित हो गया है,
तो इसके संबंध में क्या संयुक्त बैठक का प्रावधान देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं? तो मोस्टली संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कंबाइंड बैठक या जॉइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। और इस प्रस्ताव पर संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से प्रावधान किया गया था। अब हम लोग यहाँ पर बात करें संविधान संशोधन विधेयक की, तो पारित होने के संबंध में क्या अनुमति संसद की किस प्रकार की अनुमति होती है उनकी हम लोग बात कर लेंगे। अनुमति की हम लोग बात करें जैसे सदन का बहुमत प्लस विशेष बहुमत, यानी जितनी हमारी सीट्स होती हैं उनका बहुमत, जितने हमारे सदस्य होते हैं उनका बहुमत, और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत की भी आवश्यकता होती है। कौन से विषयों के संबंध में हमारे विशेष बहुमत की और कौन से विषयों के संबंध में विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे। तो अब मैं आपके लिए लिखने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले संविधान संशोधन का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया जाता है या कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है। संविधान संशोधन विधेयक किसके अनुसार किया जाता है? तो अनुच्छेद की हम लोग बात करें, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये बात आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि संविधान संशोधन जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो कहाँ पर लाया जाएगा, तो ये बात आप लोग याद रखना। इस प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्या इस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है या नहीं? तो इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। और इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। अपनी सहमति देने के लिए क्या होते हैं? राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। ऐसा प्रावधान कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया था। ये बात आप लोग याद रखना।
अभी हम लोग बात कर लेंगे कि किस प्रकार हमारे पास वोटिंग होती है, इसमें विशेष बहुमत कहते किसको हैं उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। और एक बात आप लोग याद रखना, ऐसे कौन से संविधान के आर्टिकल हैं जिसमें बदलाव करने पर वह संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनकी बात मैं यहाँ पर कर लूँ तो उनको आप लोग याद रखना। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 169 169 239 में किए गए बदलाव, किए गए संशोधन संविधान संशोधन के अंतर्गत, संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। यदि हम लोग बात करें ये कहाँ कौन कौन से आर्टिकल हैं, इनके अंदर है क्या, 239 आर्टिकल है हाई कोर्ट से संबंधित, उच्च न्यायालयों से संबंधित, और 169 है विधान परिषद से संबंधित, और 2 और 3 आर्टिकल का संबंध है कोई राज्य परिवर्तित करना है, नाम में परिवर्तित करना है, राज्य के एक राज्य के 2 राज्य बनाने हैं, 2 राज्यों का एक राज्य बनाना है, तो उन सभी का प्रावधान आर्टिकल 2 या 3 में देखने के लिए मिलता है। बहुत अच्छे से कंप्लीट पूरा मैंने आपको पढ़ाया है। स्टार्टिंग की वीडियो आप लोग देखिए जा कर के, वहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में क्या प्रावधान है, कैसे कैसे प्रावधान संविधान संशोधन के तहत आते हैं। अब ये बात थी हमारे संविधान संशोधन के अनुसार ये सारे के सारे प्रावधान 300 आर्टिकल के तहत 368 आर्टिकल के तहत होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ बात करें सहमति किस प्रकार होती है इन प्रस्तावों पर, उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उसकी बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 368 ये याद रखना आप लोग, अनुच्छेद 368 के तहत 368 के तहत 300 अनुच्छेद 368 के तहत विधेयकों को 2 वर्गों में बांटा गया है। और 2 वर्ग हमारे कौन कौन से हैं, एक तो है संसद का, 2 वर्ग कौन कौन से हैं, यानी जब पारित होते हैं तो 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 प्रकार से हमारे संशोधन में वोटिंग होती है, संशोधन करते समय 2 प्रकार से वोटिंग होती है। एक है हमारे पास संसद का विशेष बहुमत या संसद सदस्यों का विशेष बहुमत और दूसरी बात हम लोग करें संसद सदस्यों का
विशेष बहुमत व कम से कम आधे राज्यों की सहमति। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें संसद सदस्यों का विशेष बहुमत और संसद सदस्यों का विशेष व कम से कम आधे राज्यों की सहमति, यानी विशेष बहुमत और आधे राज्यों की भी सहमति होना आवश्यक है। हम लोग यहाँ पर बात करें ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें केवल संसद सदस्यों की ही विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो उसके हम लोग यहाँ पर बात करें तो संघीय ढांचों से संबंध न रखने वाले विषय, इसके अंदर आते हैं संघीय ढांचों से जो संबंध नहीं रखते हैं और संसद सदस्यों का विशेष बहुमत की ही आवश्यकता होती है। और यहाँ पर हम लोग बात करें संघीय ढांचों में या ढांचे में शामिल होने वाले विषय, ये आप लोग याद रखना। संघीय ढांचों से संबंध न रखने वाले विषय और संघीय ढांचे में शामिल होने वाले विषय, उनके लिए ये अनुमति होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, जब जीएसटी लागू हुआ था तो 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तो उस समय हमारे पास जो प्रस्ताव लाया गया था वो संघीय ढांचे से संबंधित था। उसमें संसद के सदस्यों की विशेष बहुमत की तो आवश्यकता हुई प्लस आधे जो कम से कम आधे राज्य थे उनकी भी सहमति लेनी पड़ी थी। तो ऐसे विषय किस में शामिल होते हैं? संघीय ढांचे में शामिल होते हैं। मोस्टली जो केंद्र राज्य हमारे होता है, केंद्र और राज्य से संबंधित जो भी विषय हैं, केंद्र राज्य के बीच जो सेंट्रल और स्टेट के बीच जो भी हमारे विषय शामिल होते हैं वो संघीय ढांचे में शामिल किए जाते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। जैसे हम लोग बात करें संघ सूची, राज्य सूची, इस तरीके की जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं वो संघीय ढांचे में शामिल होते हैं, ये आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ बात करें तो केंद्र राज्य संबंध के विषय कहाँ पर शामिल होते हैं? संघीय ढांचे में। यहाँ पर हम लोग बात करें क्या होता है संसद सदस्यों का विशेष बहुमत, उसकी हम लोग यहाँ बात करें तो इसमें संसद के सदस्यों का बहुमत एक तो ये कंडीशन होती है इसमें संसद के सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, और दूसरी हम लोग बात करें उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। वो कहाँ शामिल होता है? वो संसद सदस्यों के विशेष बहुमत में शामिल होता है, और इसमें संसद सदस्यों का विशेष बहुमत व कम से कम आधे राज्यों की सहमति।
ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। संविधान संशोधन इस प्रकार से हमारा होता है। क्या होता है हमारे पास विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत है जितने हमारे सदस्य हैं, टोटल संसद सदस्य, उनका बहुमत होना चाहिए, और जो उपस्थित करने वाले हैं और मतदान करने वाले जितने सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें 2/3 होता क्या है, 2/3 का मतलब होता है 2/3। जैसे हमारे पास सदस्य हैं 300 बैठक में भाग लेने वाले, तो उसमें से 200 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना ही होना चाहिए उस प्रस्ताव पर जो उसमें उपस्थित हुए हैं और जिन्होंने मतदान किया है। तो 200 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है उस प्रस्ताव पर, तो उसको बोलते हैं 2/3 बहुमत। ये आप लोग याद करना। जैसे हमारे पास टोटल 300 सदस्य हैं तो 300 में से 200 का बहुमत होना चाहिए, और हमारे पास जैसे हम लोग बात करें 500 सदस्य हैं तो 500 का 2/3 होना चाहिए। इस प्रकार से 545 हैं, 545 का हमारे पास 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, या जितने हमारे उपस्थित हुए हैं उस सभा में, उस सदन में, उस बैठक में, तो उनका 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। ये है 2/3 बहुमत। और टोटल सदस्यों का बहुमत, संसद सदस्य जितने हैं 545, उनका बहुमत होना चाहिए। कहने का मतलब है आधे सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। ये बात आप लोग याद रखना, उसको बोलते हैं हम लोग विशेष बहुमत। और साधारण बहुमत है जितने उपस्थित हैं और जितने हमारे उपस्थित हैं और मतदान करने वाले जितने होते हैं उनकी ही सहमति की आवश्यकता होती है, उनके लिए कोई 2/3 का प्रावधान नहीं होता। साधारण विधेयक में 3 प्रकार से हमारा कोई भी प्रस्ताव पारित होता है। एक तो साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब है जितने सदस्यों ने बैठक में भाग लिया है और जितने मतदान करने वाले हैं उनका बहुमत होना चाहिए, बिल्कुल साधारण बहुमत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239 ये सारे साधारण विधेयक से क्या हो जाते हैं, साधारणतः पारित हो जाते हैं। और विशेष बहुमत की बात करें हम लोग तो विशेष बहुमत संसद सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ये हमारा इस प्रकार से कोई भी प्रस्ताव पारित होता है। ये बात आप लोग याद रखना, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लेना। अब हम लोग बात करते हैं जो बजट से संबंधित प्रावधान है, बजट की प्रक्रिया क्या है, कौन से राष्ट्रपति क्या करता है और क्या इसके संबंध में संविधान में दिया गया है, शब्द कहाँ से हमारा देखने के लिए मिलता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका पहले ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। और ये बात मैंने नहीं लिखवाई हो तो बता दी है आपको, लिख लेना इसके बाद यहाँ स्टार बना के। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, नहीं है। ये बात भी आप लोग यहाँ पर नोट करके लिख लेना, स्टार बना के ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं बजट की क्या प्रक्रिया है, उसकी हम लोग बात करते हैं। एक बार जब हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद में कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, कंप्लीट सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं।
कोई शेयर लाइक वाइक की कुछ भी बात हम लोग नहीं करते हैं। और आप लोग इसके कंप्लीट देखा करो, बस मैं आपसे यही बोलता हूँ कि आप लोग कंप्लीट ही इसको देखा करो, ताकि आपको सीखने के लिए तो कुछ ना कुछ मिले। आप लोग कंप्लीट देखोगे तो आपको पक्का सीखने के लिए मिलेगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, पर आपको कंप्लीट वीडियो ही देखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया क्या होती है। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया, यदि हम लोग बात करें बजट की, तो बजट का प्रावधान क्या है और कहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम लोग बात करें बजट शब्द की ही, तो बजट शब्द फ्रेंच के बुजेत शब्द से विकसित हुआ है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुजेत शब्द से विकसित हुआ है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या अर्थ होता है? चमड़े का थैला। तो उसको हम लोग लिखते हैं, बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बुजेत शब्द से, बुजेत या इंग्लिश में भी लिख दूं इसको तो BUGEETE, बुजेत शब्द से विकसित हुआ है, जिसका वास्तविक अर्थ चमड़े का थैला होता है। चमड़े का थैला होता है। क्या अर्थ होता है हमारा बजट शब्द का? तो बजट शब्द का होता है चमड़े का थैला। ये बात आप लोग याद रखना। बुजेत शब्द से विकसित हुआ है फ्रेंच भाषा का, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। संविधान में हम लोग बात करें तो बजट शब्द का उल्लेख मिलता है, तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। संविधान में केवल और केवल वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख देखने के लिए मिलता है अनुच्छेद 112 में। यानी वार्षिक वित्तीय विवरण हमारा 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें राष्ट्रपति आर्टिकल 112 के अनुसार सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां हैं और जो अनुमानित व्यय हैं, उनका सारा विवरण कहाँ पर होता है? बजट में होता है, जिसका कर्तव्य यानी राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है कि जो सरकार है उसकी अनुमानित जितनी आय हैं और जितनी व्यय करेगी सरकार, उन सभी का विवरण कहाँ पर पेश करवाना होता है? संसद में पेश कराना होता है, राष्ट्रपति का कर्तव्य है। तो ये कहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल नंबर 112 में देखने के लिए मिलता है। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी वित्तीय वर्ष हम लोग बात करें तो एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है हमारा। और संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्तीय वर्ष
के तहत के तहत के तहत राष्ट्रपति सरकार की प्राप्तियों एवं अनुमानित व्ययों यानी खर्चों, अनुमानित व्ययों के विवरण को संसद के समक्ष रखवाते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, आर्टिकल नंबर 112 में प्रावधान किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है के तहत राष्ट्रपति सरकार की प्राप्तियों, जो भी सरकार हमारे व्यय यानी कहने का मतलब टैक्स लेती है, जितनी भी सरकार को आय हुई है, इनकम हुई है, उनका और सरकार क्या खर्च करने वाली है, उन सभी के जो व्ययों का विवरण है को कहाँ पर राष्ट्रपति रखवाते हैं? संसद के समक्ष रखवाते हैं। ये आर्टिकल नंबर कहाँ पर है? 112 में प्रावधान किया गया है। और कौन रखता है? तो ये सारा का सारा जो भी तैयार करता है, जिसको हम बोलते हैं वित्त मंत्री रखने का कार्य करता है। क्या सरकार करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या बजट में लाई है, क्या नहीं लाई है, इसका बताने का कार्य किसका होता है? तो वित्त मंत्री का ये बताने का कार्य होता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। जैसे हम लोग बात करें, हमने बात की है संविधान में कैसे एक नॉर्मल तरीके से प्रस्ताव को पेश किया जाता है, उसी आधार पर हमारा बजट पेश होता है। सारा का सारा पहले पेश होता है, फिर बहस होती है, विभागीय समितियों के पास जाता है, उसके बाद बदलाव करने की कोई भी होता है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। ये सारे के सारे प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। एक साधारण विधेयक किस प्रकार से हमारा पास होता है, सेम वही प्रक्रिया हमारे बजट के संबंध में देखने के लिए मिलती है। ये भी आप लोग याद रखना। तो उसको भी आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। इस बात को नोट करके आप लोग लिख लेना। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि सरकार, जैसे हम लोग बात करें जो अपनी आय है, इनकम का सोर्स है, जो प्राप्त तो करती है तो टैक्स से प्राप्त करती है, पर खर्चे की हम लोग बात करें तो इसमें किस किस का उल्लेख देखने के लिए मिलता है? खर्चों का। तो हमारे जो बात हम लोग करें, जो भारत को सरकार है, भारत सरकार वो खर्च करती है धन, बिल्कुल सरकार धन हमारा खर्च करती है। तो किस पर धन हमारा खर्च करती है? तो सरकार हमारी एक तो भारत की सरकार का जो धन होता है वो कहाँ से खर्च होता है? भारत की संचित निधि से। और भारत की संचित निधि में ही हमारा क्या होता है? जमा होता है धन। और भारत की संचित निधि की चाबी या जो इसके पास होती है, इसका मुखिया कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की ही अनुमति से क्या होता है हमारे पास, या फिर संसद की अनुमति से ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है, जिसके मुखिया कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। संसद की अनुमति होगी और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। इसमें दो प्रकार के धनों का उल्लेख है। दो प्रकार के धन का उल्लेख का मतलब क्या है? जैसे एक तो होता है जो खर्च होता है, तो एक व्यय होता है भारत की संचित निधि पर भारत की संचित निधि पर भारित व्यय क्या होता है? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। और दूसरा होता है भारत की संचित निधि से खर्च किए जाने वाला
धन भारत की संचित निधि से व्यय होने वाला धन। कहने का मतलब यहाँ पर देखो इसका अर्थ क्या है इन दोनों का। यदि हम लोग बात करें भारत की संचित निधि, निधि आप लोग लिखना, निधि यानी कहने का मतलब ये बैंक होती है एक, जहाँ धन जमा होता है भारत का पूरे, और भारत की संचित निधि पर भारित है। धन तो दिया जाएगा संचित निधि से ही, और ये भी धन निकलेगा संचित निधि से। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखना कि जो भारत की संचित निधि पर भारित होता है वो यहीं से दिया जाता है, और जो भी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं उनका निर्धारण कौन करती है? संसद निर्धारण करती है कि कितना व्यय किसको दिया जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें भारत की संचित निधि पर जो वेतन होता है या भारित व्यय होता है वो कौन सा होता है। जैसे हम लोग बात करें राष्ट्रपति का वेतन या फिर उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा सभापति के तौर पर मिलता है, तो राज्यसभा सभापति का वेतन हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश का वेतन हो या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन हो या फिर महान्यायवादी का वेतन हो, या फिर उसके बाद हम लोग बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का वेतन हो, ये सारे के सारे जो वेतन हैं, चाहे संसद के सदस्यों का वेतन हो, ये सब कहाँ पर हैं? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, जिनको निर्धारित करते समय संसद केवल और केवल उन पर बहस करती है, वोटिंग नहीं करती है। निर्धारित करते समय ऐसे व्ययों को या ऐसे वेतन को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कहते हैं, जो भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं, तो उनको व्यय को क्या बोलते हैं? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। अब हम लोग यहाँ पर बात करें भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय या धन, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब भारत की संचित निधि से धन निकाला जाएगा तो उस पर बहस भी होगी और वोटिंग भी होगी कि कितना वेतन यहाँ पर खर्च होना है और कितना वेतन खर्च नहीं होना है। उन सभी का जो भी हमारा प्रावधान किया जाएगा, उन सभी के लिए उस प्रस्ताव पर, उस वेतन पर हमारा क्या होगा? बहस भी करेगी संसद और उसके संबंध में वोटिंग भी करेगी संसद। ये बात आप लोग याद रखना। तो लिखना चाहो तो आप लोग इस बात को यहाँ पर लिख लेना। इसके द्वारा खर्च होने वाले व्यय हैं, इसके द्वारा खर्च होने वाले धन पर संसद केवल बहस करती है, वोटिंग नहीं करती है, वोटिंग नहीं करती है। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो बहस प्लस वोटिंग दोनों होती है। ये बात आप लोग यहाँ याद रखना। यानी हमारे पास बहस भी होगी और उस पर वोटिंग भी की जाएगी। इस बात को याद आप लोग रखना। ये सारा का सारा बजट का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और एक बदलाव करने की भी बात की गई थी हमारे पास कि संसद जो वित्तीय वर्ष शुरू करती है, हमारे पास जो भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, उसको एक मुख्य आर्थिक सलाहकार थे शंकर दयाल थे, शंकर उनका नाम है। तो वहाँ पर उनकी समिति के आधार पर या उनकी सिफारिश के आधार पर एक उनकी समिति बनाई गई थी। तो वहाँ पर उसने कहा था कि उस समिति ने कहा था कि जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू ना होकर के वो कब से शुरू हो?
1 जनवरी से शुरू हो और दिसंबर तक होना चाहिए। और बजट की जो प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव किए जाएं, जो कर लेने की प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव किए जाएं। तो ये सारे के सारे जो बदलाव हैं एक समिति बनाई गई थी उसके द्वारा भी किए गए थे कि जो हमारे बजट में कर लेने का है उसमें भी परिवर्तन हो, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो बजट पेश करने की भी प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए, ये भी उसके द्वारा कहा गया था। तो उस पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर उसको लिख लेना कौन सी समिति बनाई गई थी, उसको मैं लिख देता हूँ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। कौन सी समिति बनाई गई थी और कब बनाई गई थी उसके बारे में मैं लिख देता हूँ। बजट से संबंधित है वो उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, यानी अलग समय पर क्या किया जाना चाहिए। जो वित्तीय वर्ष है वो कब से शुरू होना चाहिए, 1 जनवरी से दिसंबर तक चलना चाहिए, 31 दिसंबर तक। ये बात कही कौन सी समिति ने, शंकर आचार्य समिति। शंकर आचार्य समिति जो कब बनी थी, 6 जुलाई 2016 को, और जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर में दी थी। और इसने कहा था कि वित्तीय वर्ष में बदलाव होना चाहिए, बजट की प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए, यानी पहले बजट पेश किया जाना चाहिए और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कर में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए कि कर किस प्रकार लिया जाए। तो ये भी आप लोग याद रखना। शंकराचार्य समिति बनी थी, तो इतना एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। बाकी यहाँ से सवाल नॉर्मल नहीं बनता। शंकराचार्य समिति का संबंध पूछ लेता है तो आप लोग बता सकते हैं बजट की प्रक्रिया से संबंधित है और उसमें बदलाव कर परिवर्तन करने से संबंधित है शंकर आचार्य समिति। और ये कौन थे, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, किसके, सरकार के। ये बात आप लोग याद रखना। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये सारे की बात हमने कर ली है, जितने भी हमारे विधेयक प्रस्ताव लाए जाते हैं उन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो संसद में समितियां बनाई जाती हैं, कितने प्रकार की समितियां होती हैं, यानी अस्थायी समिति, स्थायी समिति, कौन सी स्थायी समिति होती है, कौन सी अस्थायी समिति होती है, किस में कितने मेंबर होते हैं, अस्थायी समिति का संबंध क्या है, मतलब क्या है, क्या अर्थ है उसका, और स्थायी समिति का अर्थ क्या है, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सी समिति हैं, कितने किस समिति में सदस्य होते हैं, कहाँ से हमारा एग्ज़ाम में सवाल बनता है, उनकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बताना वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और आप लोग इसको सभी के साथ शेयर करना। मस्त रहना, पढ़ते रहना और ज़बरदस्त रहना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।